राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव में उस गांव से निकले कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने संवेदनशीलता और कर्मठता का परिचय देते हुए स्वयं प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने गांव का कायाकल्प कर दिया है। अपने गांव यानी अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव और कृतज्ञता एक अनुकरणीय उदाहरण है। हरियाणा के भिवानी जिले के सुई नामक गांव में उस गांव से निकले कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने संवेदनशीलता और कर्मठता का परिचय देते हुए स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने गांव का कायाकल्प कर दिया है। अपने गांव यानी अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव और कृतज्ञता का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। कृतज्ञ लोगों के हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति आजीवन ममता और श्रद्धा बनी रहती है। ऐसे उदाहरण से मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है कि एक नया भारत उभर रहा है, सशक्त भारत और संवेदनशील भारत। मुझे विश्वास है कि इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर अन्य सक्षम देशवासी भी अपने अपने गांव एवं नगर के विकास के लिए योगदान देंगे। 26 जनवरी के दिन 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा के सभी मंत्रीगण ध्वजारोहण करेंगे। देखिए, तो वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में 26 जनवरी के दिन राजपथ पर हरियाणा राज्य की झांकियां दिखाई देंगी। दरअसल खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती हरियाणा राज्य की झांकी राजपथ पर आकर्षण का भी केंद्र बनेगी। वहीं हरियाणा खेलों में नंबर 1 की थीम से तैयार की गई झांकी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी भी होगी, जो कि दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। इससे पहले कि 2017 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर हरियाणा की झांकी का चयन किया गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। 2 हिस्सों में बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े और शंख होंगे। झांकी के दूसरे हिस्से के 4 भाग में उनको बांट दिया गया है। खास रिपोर्ट आप देखिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर छोटे से राज्य हरियाणा की बड़ी उपलब्धि राजपथ पर आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती दिखाई देगी। हरियाणा खेलों में नंबर 1 के थीम पर हरियाणा राज्य की झांकी को तैयार किया गया है। इस झांकी पर सभी की नजरें टिकी होंगी। हरियाणा की झांकी 4 हिस्से में होगी और साथ ही सांस्कृतिक झलक के साथ कलाकार होंगे। इसमें पहले हिस्से में घोड़े और शंख होंगे। वहीं घोड़ों से जुड़े रथ महाभारत युद्ध के विजय रथ का प्रतीक है और यहाँ पर रखा शंख भगवान श्री कृष्ण के शंख का प्रतीक है। झांकी के दूसरे हिस्सों को 4 भागों में बांटा गया है। वहीं इसके पहले भाग में ओलंपिक की तर्ज पर बने अखाड़ों में 2 पहलवान खिलाड़ी कुश्ती का डेमो देंगे। इसके पीछे के 2 हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खड़े होंगे। इस झांकी के अंतिम हिस्से पर भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपियन नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति होगी, जिसके बाद झांकी के दोनों ओर हाई रिलीफ होंगे। हरियाणा के चुनिंदा खेलों जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, डिस्कस थ्रो और हॉकी के खिलाड़ियों की गतिविधियों को दिखाया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा राज्य के खिलाड़ी अपने निष्ठा कर्तव्य के साथ झांकी में अपना दम दिखाएंगे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी झांकी में शामिल होंगे। बजरंग पुनिया, कुश्ती कांस्य पदक ओलंपिक 2020। रानी रामपाल, कप्तान महिला हॉकी टीम, चतुर्थ स्थान ओलंपिक 2020। योगेश्वर दत्त, कुश्ती कांस्य पदक ओलंपिक 2012। ममता खरब, हॉकी पूर्व कप्तान महिला हॉकी टीम अर्जुन अवार्डी। सुमित आंते, पैरा एथलीट स्वर्ण पदक पैरालंपिक 2020। दीपक पूनिया, कुश्ती चतुर्थ स्थान ओलंपिक 2020। हरविंदर, पैरा आर्चरी कांस्य पदक पैरालंपिक 2020। योगेश कथुनिया, पैरा एथलीट रजत पदक ओलंपिक 2020।
रामपाल पैरा एथलीट प्रतिभागी पैरालंपिक 2020, रंजीत पैरा एथलीट प्रतिभागी पैरालंपिक 2020, डॉक्टर कुलदीप सैनी प्रतिनिधि हरियाणा सरकार, अतिरिक्त निदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में हरियाणा की झांकी शामिल किए जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हरियाणा की झांकी 5 साल के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी। इस बार हरियाणा की झांकी खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर चयन की गई है और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी झांकी में रहेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी हरियाणा की झांकी इस बार 5 साल के बाद, शायद पिछली 2017 में एक झांकी निकली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के स्वीकृत हुई थी। और चयन जो समिति होती है वो हर बार प्रदेशों की झांकियों का थीम ये स्वीकार करते हैं, तब परमिशन मिलती है। इस बार मुझे खुशी है कि हमारी हरियाणा की झांकी 26 जनवरी के इस प्रदर्शन में शामिल होगी, जिसमें हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो। उसके कारण से सभी खिलाड़ी उस झांकी में रहेंगे और न केवल देश को बल्कि दुनिया को जो हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो खेलों का हब है और खेलों के कारण से इतना बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका 26 जनवरी जैसे उत्सव के ऊपर हमारा एक प्रदर्शन हो, तो इसमें हरियाणा वासी बहुत प्रसन्न है, खुश है और एक अच्छा मौका हमको ये मिला इस बार। हालांकि इससे पहले 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर हरियाणा की झांकी का चयन किया गया था। वहीं छोटे से राज्य हरियाणा ने पिछले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुए, जिसमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक सहित 4 पदक अपने नाम किए, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 25 करोड़ 40 लाख रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को 28 करोड़ 15 लाख रुपए के नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जनता टीवी के लिए पवन सीवर की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल बरसात के पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए ज्यादा योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिसोर्सिंग और सूखे क्षेत्रों में इस पानी का सदुपयोग भी किया जा सकेगा। इसके लिए सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत 320 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लगभग 494 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। चंडीगढ़ में राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। वहीं उन्होंने बताया कि पहले साल में एक बार बोर्ड की बैठक होती थी। पिछले 4 साल से हम बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 2 बैठक करते हैं। पहली बैठक जनवरी में तो वहीं दूसरी बैठक मई में होती है। आज की बैठक में 320 योजनाओं को रखा गया था, जिन्हें मंजूरी दी गई है। इन सभी योजनाओं पर 494 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बार विशेष तौर पर भी ध्यान रखा गया है कि बाढ़ के पानी को रीयूज कैसे किया जा सकता है। इस पर स्कीम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए 221 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। आज जो हमारा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बोर्ड जो है, उस बोर्ड की 53वीं मीटिंग थी और इस 53वीं मीटिंग में इस अगले वर्ष में जो भी कुछ बाढ़ को नियंत्रण करने की दृष्टि से या सूखा राहत की दृष्टि से जो योजनाएं बनती हैं, उनको आज फाइनल रूप दिया गया है। पहले कभी वर्ष में केवल एक मीटिंग मई के महीने में होती थी, लेकिन पिछले 4 वर्ष से हमने इसमें परिवर्तन करके 2 मीटिंग्स करने का प्रावधान किया कि एक जनवरी में होगी, दूसरी मई में होगी, ताकि जो प्रोजेक्ट्स जनवरी में विचार किए जाए उसकी समीक्षा दोबारा वर्षा काल से पहले मई में फिर से कर दी जाए।
आज की इस मीटिंग में प्रदेश के अंदर बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया। मात्र वो 16 लाख रुपए की एक योजना थी। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि के लिए, इस बार उसको पानी को दोबारा से उपयोग करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं उसको भी विशेष बल दिया गया है, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है। इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 2021 का ये जो वर्ष गया है, इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है, वरना यमुना का क्षेत्र भी बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता था, लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्ष जो बनाई गई थी उसका उपयोग हुआ। वहीं उन्होंने जल भराव से फसलों में होने वाले नुकसान को लेकर बात करते हुए कहा कि भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण निचले हिस्सों में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है। ऐसे जिलों को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों में हर वर्ष जल भराव की समस्या रहती है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से योजना बनाई जा रही है और योजना के तहत उन्हें 650 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है। साथ ही उन्होंने वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर कहा कि सरकार ने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि से वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रभावित किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसानों को केवल 20% खर्च की राशि देनी होगी, शेष 80% राशि सरकार की ओर से खर्च की जाएगी। भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण से निचले इलाकों के अंदर पानी रुका, काफी खड़ा हुआ, जिसके कारण से फसलों को नुकसान भी हुआ। बहुत एरिया ऐसा था जिसमें फसल की बुआई भी नहीं हो सकी, तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आंकलन किया है सब गिरदावरी वगैरह करके, तो इस बार लगभग 650 करोड़ रुपए का ये मुआवजा दिया गया है, देना है अभी। हाँ, 650 करोड़ का अनुमान ये बना है, तो ये मुआवजा हमने अभी बांटना है। लेकिन इस मुआवजे को देखते हुए जो हर बार पानी जहाँ रुकता है, खड़ा होता है, वहाँ पर योजनाएं बनाई जाएं पानी की निकासी की, और बाढ़ वहाँ ना आए, तो उसके लिए जो विशेष बल दिया जा रहा है पिछले 2 साल का 3 साल का अध्ययन ये है कि हम जहाँ कहीं योजनाएं पूरी बना लेते हैं, बाढ़ जहाँ नहीं आती है, उसके कारण से हमारा जो खराबा है वो कम होता है, जिसके कारण से जो मुआवजा जो राशि बचती है उसको हम इन प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को लगाने का लाभ हमको ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगले वर्ष में हम इस बजट को और ज़्यादा बढ़ा करके ऐसी योजनाओं को बनाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग है, पानी की ड्रेन आउट करने की बात है, कई बांध बनाने हैं, इस पानी को जो वाटर लॉगिंग होती है उसको कैसे हम कर सकें। 1 लाख एकड़ भूमि का सुधार, वाटर लॉगिंग का समाप्त हो, ऐसे हमारे अगले वर्ष की एक योजना जो पहले हम घोषणा कर चुके हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है कि जो किसान अपनी इस खराब जमीन को ठीक करने के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी भागीदारी के साथ थोड़ा 20% का राशि उनसे भी हम लेंगे, 80% राशि सरकार खर्च करेगी और उस जमीन को ठीक करेंगे ताकि वो जमीन की पैदावार साल में 2 बार अपनी कर सके और उसका वो लाभ कमा सके। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ की 2 योजनाएं, बरवाड़ा हिसार की एक योजना और एक अंबाला की योजना, शहरों के अंदर जो पानी भरता है उस पानी की रोकथाम के लिए, और उन्होंने 2 योजनाएं बनाई हैं। 45 करोड़ की लागत उसकी आई है, उसको भी मंजूर किया गया है। तो इस प्रकार से आज ये इस बैठक का मसौदा है। वहीं मुख्यमंत्री ने तालाबों में लगातार पानी भरने से रिचार्जिंग कम होने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि तालाबों में लगातार पानी भरे रहने से पानी की रिचार्जिंग कम हो जाती है। इसके लिए भी पंचायत विभाग की ओर से बड़ी योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत तालाबों को खाली करने और उनकी मिट्टी निकालने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि तालाब साफ होंगे
तो पानी की रिचार्जिंग भी होगी और वर्षा होने पर गांव में जलभराव की समस्या भी पैदा नहीं होगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। दरअसल उन्होंने चंडीगढ़ में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों का काम डिजिटली करने के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को भी बढ़ावा देना है। वहीं इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान ने पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ की ओर से जानकारी डाली जाएगी और द्वितीय अपील की रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय की तरफ से सुनवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर लॉगिन कर अपना पंजीकरण कर सकता है और किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए वो अपनी जानकारी इस पोर्टल पर डाल सकता है और संबंधित विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी की ओर से मांगी गई सूचना को ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस महानिरीक्षक करनाल रेंज कर्नल ममता सिंह और सीआईडी पंचकुला के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र वत्स को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जबकि 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। तो कौन कौन सम्मानित होगा आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए। ममता सिंह आईपीएस आईजीपी करनाल, सुरेंद्र वत्स सीआईडी पुलिस अधीक्षक पंचकुला, राजेश कुमार एएसआई पुलिस मुख्यालय पंचकुला, रामगोपाल एएसआई जीआरपी कुरुक्षेत्र, विनोद कुमार एएसआई सीआईडी पंचकुला, शीतल सिंह डीएसपी आरटीसी गुरुग्राम, अनिल कुमार डीएसपी नारायणगढ़, मनीष सहगल डीएसपी सीआईडी फरीदाबाद, सुखराम सिंह ईएसआई पंचकुला, सीमा ईएसआई टेलीकॉम पंचकुला, सुनीता रानी इंस्पेक्टर आरटीसी गुरुग्राम, धर्मवीर सिंह कमांडेंट द्वितीय आईआरबी, जनकराज उप निरीक्षक हिसार, उमेश कुमार ईएसआई फरीदाबाद। तो आगे बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले इस पदक से अलंकृत होने वाले अधिकारियों के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हरियाणा में किए जा रहा कोरोना रोकथाम के सफल प्रयासों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की दिल खोलकर सराहना और प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री ने देश के कई राज्यों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि हरियाणा ने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में अच्छा काम किया है और इसके लिए वो बधाई का पात्र है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट 82% और दवाओं के बफर स्टॉक को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार्यशैली की सराहना की। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम तरीके की बातें हुई। वहीं वीसी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा में दवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन की वजह से संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद अस्पताल में बेहद कम मरीज भर्ती हैं। हरियाणा के कैबिनेट और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि हरियाणा में कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे।
जहां 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र ही कक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 75% यानी करीब 5 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इनमें स्कूल की ओर से कोई दबाव नहीं है, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने चयन समिति की हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चयन समिति की बैठक में रिटायर्ड IAS ज्योति अरोड़ा और वकील पंकज मेहता को सूचना आयुक्त नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। हमने निर्णय लिया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 क्लासों के को हम शुरू कर रहे हैं और जिस प्रकार से पहले नियम निश्चित थे उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन किया जाएगा और जो भी बच्चे उनको छूट होगी, जो बच्चे आना चाहें वो स्कूल में आ सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने किया था उसी प्रकार से नियम रहेंगे, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच में 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और ऐसे में मुझे लगता है कि काफ़ी सुरक्षित है अभी। और वैसे भी कोरोना जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तो इस सारी उसको देखते हमने निर्णय लिया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासें हम शुरू करें। हाँ बिल्कुल, वो क्लासें चलती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासें चलती रहेंगी, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं वो क्लास में आ सकते हैं। इसमें एक पुरानी जो IAS अधिकारी हैं अपनी ज्योति अरोड़ा जी, रिटायर्ड IAS अफसर हैं, तो उनका नाम, और एक हमारे एडवोकेट हैं मेहता जी, पंकज मेहता, तो उनका नाम फाइनल हुआ है। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी ID के लिए CM मनोहर लाल के आदेश पर एक कंपनी मैपिंग का काम कर रही है। शहरी क्षेत्र के 42 लाख यूनिट सर्च की हैं। फिलहाल 77% मैचिंग का कार्य पूरा हो चुका है और 23% बाकी है। बाकी उन्होंने बताया कि हर घर पर सिक्योरिटी प्लेट लगाई जाएगी, जिसके चलते उस प्लेट को स्कैन करके मालिकाना हक और पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखिए, अर्बन डेवलपमेंट में लगभग 30 लाख यूनिट्स थी जिनसे नगर निगम या कमेटियां प्रॉपर्टी टैक्स लेती थी और उसमें भी बड़ा इरेगुलर सिस्टम था। कभी किसी का आ जाता था, किसी का रिकॉर्ड नहीं होता था, किसी का कुछ नहीं होता था। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने 2.5 साल पहले एक कंपनी को एक काम दिया और उस कंपनी ने 30 लाख की जगह 42 लाख लगभग जो हमारा शहरी एरिया है, अर्बन एरिया है, उसमें 42 लाख यूनिट सर्च करके उसने लोड किया। अब उनकी मैचिंग का काम चालू है। जो पिछली 30 लाख थी उनसे कोरिलेट करके उनकी कंफर्मेशन हो जाए कि कौन सी थी और कौन सा हमने अपलोड किया है, तो वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसमें लगभग 77% मैचिंग का काम हो चुका है और किसी में कोई नाम अलग था या कोई मोबाइल नंबर दूसरा था या कोई गलत एंट्री थी, तो उस वजह से अभी 23% काम रह रहा है। उसको भी मैं समझता हूँ कि पूरा नहीं होगा तो और कम कर दिया जाएगा। 77 की जगह भी 80, 85, 90 तक का मैचिंग काम हम सब कर लेंगे। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल तोशाम के गांव सांडवा पहुंचे, जहां उन्होंने गांव से गुजरने वाली लिंक नहर का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द गांव में पीने की पानी की समस्या को हल किया जाए। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का पहला उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ और साफ पानी मिले और किसी को पानी की समस्या ना हो। तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।